हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के सेकंड चैप्टर की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सत्ता का समकालीन केंद्र, जो हम 1991 से लेकर वर्तमान परिस्थितियों तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। और इसमें आज के लेक्चर का हमारा केंद्र बिंदु होगा क्षेत्रीय संगठन। पहले हम क्षेत्रीय संगठन की बात करेंगे। वैसे भी देखा जाए दोस्तों, तो सत्ता का एक समकालीन यानी वैकल्पिक केंद्र का मतलब क्या है, इसकी चर्चा मैं कुछ कहानियों के माध्यम से ही आपको करने जा रहा हूं। दोस्तों, ध्यान से इसको समझिएगा और समझ में अगर बेहतर आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जब 1991 में यूएसएसआर का जब पतन हो गया तो दुनिया में केवल एक ही ध्रुव बचा हुआ था, उसका नाम था अमेरिका। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। अमेरिका एक ध्रुवीय विश्व के रूप में धीरे धीरे डेवलप हो रहा था और उसकी नीति उस समय यही थी कि हम दुनिया में सबसे शक्तिशाली हैं और एक दुनिया में नई विश्व व्यवस्था स्थापित कर रहा था। अब दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं था जो अकेले अपने दम पर अमेरिका का टक्कर ले पाए। याद रखना दोस्तों, एकदम बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूं कि कैसे समकालीन केंद्र का उत्पत्ति होता है, यानी क्षेत्रीय संगठन कैसे बनते हैं। तो ऐसे स्थिति में जब 1991 में यूएसएसआर का पतन होता है, अमेरिका एक वर्चस्व में निकल के आता है, दुनिया में एक ध्रुवीय विश्व की स्थापित करता है, एक नई व्यवस्था को स्थापित करता है। उसके खिलाफ अब दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं था जो उसके खिलाफ खड़ा होकर के उसका टक्कर दे पाए। ऐसे में कोई भी ऐसा संगठन या देश नहीं था जो कि उसको रोकने का प्रयास करे। तब जा करके दुनिया में इसको हम नए समकालीन के रूप में दो भाग में बांटते हैं। कुछ नए संगठनों का उदय होता है। लोग ये सोचते हैं, कई सारे देश ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, हम अकेले अमेरिका का टक्कर नहीं दे सकते हैं, लेकिन क्या एक संगठन बना करके 10 देश जुड़ करके और 10 देश मिल करके हम अमेरिका का तो टक्कर दे ही सकते हैं ना। और ऐसे ही परिस्थितियों में क्या होता है कि क्षेत्रीय संगठन का उदय होता है। क्योंकि संगठन भी दोस्तों याद रखिएगा दो तरह के होते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, जैसे हम यूएनओ को कह सकते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कह सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कह सकते हैं, यूनेस्को को, यूनिसेफ को कह सकते हैं। और एक संगठन ऐसे होते हैं जो क्षेत्रीय संगठन होते हैं, जिसमें हम यूरोपीय यूनियन को कह सकते हैं, सार्क को कह सकते हैं, आप आसियान को कह सकते हैं और आप ब्रिक्स को भी कह सकते हैं। ये क्षेत्रीय संगठन है जो क्षेत्रीय स्तर पर अपने काम करते हैं, कुछ इलाकों में काम करते हैं। और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, पूरे विश्व के लिए काम करने का काम करते हैं। ऐसे में यहाँ पर अमेरिका को रोकने के लिए दो तरह के चीजों की उत्पत्ति होती है, जिसे हम लोग सत्ता का समकालीन केंद्र कौन कौन था। तो सत्ता के समकालीन केंद्र को अगर समझना हो तो दोस्तों हम दो स्तर पे समझेंगे। एक तरफ कुछ संगठन का उदय हम लोग पढ़ेंगे और दूसरी तरफ हम कुछ देश भी थे जो नए सत्ता के रूप में उभर रहे थे। अगर हम संगठन की बात करें तो यहाँ पर दो संगठन को आपको पढ़ना है। एक ईयू पढ़ना है, जिसे हम यूरोपीय यूनियन कहते हैं, और दूसरा हमें आसियान पढ़ना है, जिसे हम साउथ एशिया ईस्ट एसोसिएशन और नेशन कहते हैं। यानी ये भी कह सकते हैं कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, यानी आसियान और यूरोपीय यूनियन। पहले हम लोग को सार्क भी पढ़ना था, लेकिन अब दोस्तों नहीं पढ़ना है। ब्रिक्स भी पढ़ना होता था, लेकिन ब्रिक्स अब नहीं पढ़ना है। तो इस प्रकार देखा जाए तो संगठन के तौर पे यूरोपीय यूनियन और आसियान पढ़ेंगे। लेकिन अगर देश के स्तर पे कहा जाए, जो कि उभरते हुए देश हैं, जो दुनिया में एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहे हैं, उसमें हम आपको चीन के बारे में बता सकते हैं, रूस के बारे में बात कर सकते हैं, जापान के बारे में हम बात कर सकते हैं, हम भारत के बारे में बात कर सकते हैं और हम साउथ कोरिया के बारे में भी बात
कर सकते हैं। तो सत्ता का एक वैकल्पिक केंद्र देश के तौर पर ये हो गए, सत्ता का एक वैकल्पिक केंद्र संगठन के स्तर पे हो गए। तो संगठन और देश दोनों ने मिलकर के अमेरिका की ताकत को रोकने का जो प्रयास किया, इसीलिए इस चैप्टर का नाम सत्ता का समकालीन केंद्र पड़ा कि कौन कौन वो सत्ता है जो सत्ता अमेरिका की है, उसके केंद्र में उभर करके आ रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग इसी में बात करेंगे और इसी के तहत हम सबसे पहले संगठन को समझेंगे कि संगठन क्या होते हैं। एक ऐसे संगठन जिसका नाम क्षेत्रीय स्तर पे हम कह सकते हैं और एक ऐसे संगठन जिसका नाम हम इंटरनेशनल लेवल पे कह सकते हैं। तो आज हम लोग क्षेत्रीय संगठनों की बात करना चाहेंगे कि क्षेत्रीय संगठन आखिर हैं क्या, इनका उद्देश्य क्या होता है और इनके उद्देश्य का मकसद क्या होता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्षेत्रीय संगठन की बात करते हैं। भूमिका के तौर पे अगर देखा जाए पूरे चैप्टर में तो 1990 के दशक के शुरू में विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय विश्व के टूटने के बाद, यानी 90 में ही तो दो ध्रुवीय विश्व टूट जाता है, यानी एक यूएसएसआर का पतन हो जाता है तो दूसरा अमेरिका बच जाता है, अदरवाइज दोनों ही तो दो ध्रुवीय थे। टूटने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राजनैतिक और आर्थिक सत्ता का वैकल्पिक केंद्र बहुत हद तक अब अमेरिका के प्रभुत्व को ही सीमित करेंगे। यानी ये बात तो क्लियर हो गया कि 90 के बाद अब अमेरिका एक वर्चस्व या शक्तिशाली देश रहेगा, लेकिन अगर इसकी शक्ति को कोई रोकने वाला होगा तो क्षेत्रीय संगठन और कुछ उभरते हुए राष्ट्र जो है वही रोक सकते हैं, अदरवाइज अमेरिका की ताकत को अब कोई नहीं रोकने वाला है। दोस्तों आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में निश्चित तौर पे आ रही होगी अगर आप ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे, वीडियो बढ़ा करके नहीं देखेंगे तो। आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के कुछ हद तक अमेरिका के ही प्रभुत्व रहा, जिसके बाद यूरोप में यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन और एशिया में आसियान जैसे संगठनों का उदय दमदार शक्ति के रूप में हुआ, तो वहीं कुछ देशों का भी उदय विकल्प के रूप में हुआ जो अपनी दम पर विश्व की राजनीति को बदलने की क्षमता रखते हैं, जैसे चीन हो या रूस, जापान, साउथ कोरिया और भारत। हमने तो यही आपको बताया पहले, इसी तौर पे हमने तो यही बात की ना कि ये कुछ ऐसे देश हैं जो अपने दम पर विश्व में परिवर्तन रखने की क्षमता रखते हैं। यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ने अपने अपने इलाके में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनियों और कमजोरियों को क्षेत्रीय स्तर पर ही समाधान ढूंढ निकाला। ये कितनी अच्छी बात थी। रूस, चीन, जापान, कोरिया, भारत की आर्थिक उभार ने विश्व राजनीति पर काफी प्रभाव डाला है। आज ये देश दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। आज इन देशों की मांग हो रही है और ये देश अपने दम पे कुछ भी करने की क्षमता भी रख रहे हैं। इस प्रकार इस अध्याय में हम सत्ता के उभरते हुए कुछ नए केंद्रों की चर्चा करेंगे और ये नया केंद्र क्या होंगे, तो कुछ संगठन होंगे तो कुछ देश होंगे। नजर डालेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में इनकी क्या भूमिका हो सकती है या क्या रही है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सत्ता का वैकल्पिक केंद्र क्या होता है। हमने वैकल्पिक केंद्र को बताया, लेकिन वैकल्पिक केंद्र में एक संगठन भी है और ये संगठन दो तरह के होते हैं। तो हम पहले राष्ट्रीय और एक होता है हमारा क्षेत्रीय संगठन और दूसरा होता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। हम इनकी भी चर्चा करते हैं और देखते हैं कि इनके हानि और लाभ क्या होते हैं। अब सबसे पहले पूछ रहा है कि क्षेत्रीय संगठन का मतलब क्या होता है, जिसे हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्षेत्रीय संगठन का अर्थ क्या होता है, तो क्षेत्रीय संगठन हमेशा अपने एक क्षेत्र में काम करते हैं। पूरे विश्व का इनसे कोई मतलब नहीं रहता है कि पूरे विश्व में क्या मेरा स्थान है क्या नहीं है। ये एक क्षेत्र विशेष के होते हैं और उसी क्षेत्र के लिए काम करते हैं। कह रहा है कि प्रभु सत्ता संपन्न देश तथा स्वैच्छिक समुदायों का एक ऐसी संधि या व्यवस्था जो एक निश्चित क्षेत्र के भीतर हो तथा उन क्षेत्रों के बीच आक्रमणकारी कार्रवाई ना हो, उसे ही क्षेत्रीय संगठन कहा जाता है। कहता है क्षेत्रीय संगठन कहा जाता है। क्षेत्रीय संगठन के अपने उद्देश्य होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अपने उद्देश्य होते हैं। दोनों के उद्देश्य अलग अलग होते हैं।
क्षेत्रीय संगठन के पहला उद्देश्य यही होता है कि क्षेत्रीय एकता की भावना को उत्पन्न करना। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ चुका है, याद रखिएगा, एक बार ये क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य पूछा है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। और इसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो आने वाले पेपरों में भी पूछने की संभावना बनी रहेगी या इससे अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्षेत्रीय संगठन का उद्देश्य क्या होता है। तो पहला, क्षेत्रीय एकता की भावना उत्पन्न करना, यानी आपस में एकजुट रहना। जिस क्षेत्र के लिए संगठन का निर्माण होता है उस क्षेत्र में एकता हो, जिससे सभी देश मिलजुल कर समस्याओं का समाधान या निराकरण कर पाए। जिसमें हम आसियान को देख सकते हैं कि वहां पे क्षेत्रीय स्तर पर हो रहे झगड़े को उन लोगों ने आराम से बैठ करके बात करके बातचीत के माध्यम से सुलझा करके आज वहां पे अपनी तरक्की के झंडे गाड़ चुके हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि क्षेत्रीय संगठन अपने क्षेत्र में एकता स्थापित करने का प्रयास करते हैं, इनका पहला उद्देश्य। दूसरा, क्षेत्र में उन्नति और विकास करना। क्षेत्रीय संगठनों में उन्नति तथा विकास को प्राप्त करना ही अनिवार्य उद्देश्य होता है तथा तीव्र गति से इसे प्राप्त करने की ये लोग कोशिश करते हैं, तीव्र गति से। आगे दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? सहयोग और व्यापार करना, आपस में एक दूसरे को सहयोग करना और एक दूसरे के व्यापार को बढ़ावा देना इनका उद्देश्य होता है। क्षेत्रीय संगठन आर्थिक विकास को तीव्र गति से आगे बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि व्यापार से आपसी संबंध बेहतर होते हैं और इस प्रकार से चीजें धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। अब कह रहा है कि चौथा उद्देश्य क्या होता है? विश्व में शक्ति का संतुलन स्थापित करना। अगर मान लीजिए कि एरिया अगर क्षेत्रीय संगठन का है, उसके पास कुछ पावर है, तो जो शक्तिशाली देश हैं उस पर आक्रमण करने से 10 बार सोचेंगे, तो शक्ति का संतुलन भी बना रहता है। यदि विश्व में एक ही महाशक्ति हो तो शक्तियों का गलत फायदा भी या दुरुपयोग उठाने की संभावना बनी रहती है। इसलिए क्षेत्रीय संगठन ऐसा नहीं होने देते और विश्व में शक्ति संतुलन बनाए रखते हैं। उसके बाद सदस्य संख्या इनकी कम होती है तो विकास भी अच्छा होता है। क्षेत्रीय संगठन इतने छोटे होते हैं कि आपसी मामलों में को सुलझाना आसान हो जाता है। इससे किसी गृह युद्ध के बगैर ही बातचीत की समस्या या मतभेद को सुलझा सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। इसलिए इनका बड़ा ही रोल होता है, इसलिए हम इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अगला दोस्तों कह रहा है कि इनकी भौगोलिक कारक भी होता है। भौगोलिक समीपता के कारण एकता बनाई जा सकती है। भौगोलिक निकटता के कारण धन कम व्यय कर के खर्च करके भी कृषि, उद्योग, विस्तृत यातायात, शिक्षा, सड़क संचार व्यवस्था भी डेवलप किया जा सकता है, आदि सुविधाओं को भी जुटा सकते हैं तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। भाषा, संस्कृति के आधार पर भी युद्ध के स्थान पर शांति और एकता के लिए क्षेत्रीय संगठन सहायक होते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो क्षेत्रीय संगठन के जो ये 6 रूल थे, ये 6 उद्देश्य थे, इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय संगठन बनाए जाते हैं। मेरी बात दोस्तों आपको समझ में आई होगी। अगर आई होगी तो इसे अच्छे से नोट्स बनाइएगा, वीडियो को रोक करके इसे उतार लीजिएगा और उतार करके धीरे धीरे अपना बनाना शुरू कर दीजिएगा। धीरे धीरे हम भी कंटेंट बना रहे हैं, जब हम अपने टेलीग्राम पर इसे डालेंगे तो आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर लीजिएगा। अब देखिए, अब कह रहा है कि क्षेत्रीय संगठन का महत्व क्या होता है भाई। तो पहला कि विश्ववाद की भावना लेकर के आते हैं। जैसे जैसे क्षेत्रीय संगठन बढ़ते हैं वैसे वैसे विश्ववाद की भावना बढ़ती है। पूरा विश्व एक हो इसकी भावना बढ़ने लगती है। जितने ही देश एक दूसरे के करीब आते हैं उतना ही विश्ववाद की ओर मार्ग प्रशस्त होता है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए सहायक भी होते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पे जब ये अपना झगड़ा सुलझा लेते हैं तो यूएनओ को उसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यूएनओ उस समय में कोई दूसरा काम कर लेता है और उसका काम आसान हो जाता है। क्षेत्रीय संगठनों में शामिल देश अपनी समस्याओं का निराकरण खुद ही कर लेते हैं, जिससे यूएनओ को सहायता मिल जाती है। इसलिए यूएनओ इन्हें समस्याओं के निराकरण के लिए अनुमति भी दे देता है। तो दूसरा इसका महत्व हो गया। और तीसरा महत्व होता है अंतर्राष्ट्रीयता। क्षेत्रीय संगठन से अंतर्राष्ट्रीयता की भावना में भी बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण राष्ट्र हित के बजाय अंतर्राष्ट्रीय हित, मतलब अपने के बजाय बड़ों के भी बारे में सोचा जाता है। क्षेत्रीय हितों को अधिक महत्व देने लगते हैं। इस प्रकार दोस्तों
अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय संगठन के महत्व, क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य और क्षेत्रीय संगठन होते क्या है, ये ध्यान से दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया और ये भी समझाने का प्रयास किया कि दो ध्रुवीय विश्व का पतन जब हुआ तो समकालीन दक्षिण एशिया में आसियान कैसे डेवलप हुआ और कैसे यूरोपीय यूनियन आया, अर्थात समकालीन केंद्र की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी सत्ता का नया वैकल्पिक केंद्र कौन कौन आता है, इसको हम लोग देखने की कोशिश किए और संगठन के बारे में जाना। संगठन के माध्यम से हमने कोशिश की इसको बताने के लिए। तो देखिए किताबों में तो ये नहीं है, आपके एनसीईआरटी के बुक में क्षेत्रीय संगठन के बारे में नहीं दिया गया है और क्षेत्रीय संगठन के क्या महत्व होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं, क्या अर्थ होते हैं, ऐसा डिटेल में नहीं है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आता है क्योंकि क्षेत्रीय संगठन ही वैकल्पिक के तौर पर उभर रहे थे। इसलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा क्योंकि अगला वीडियो आपके पास जरूर जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों आपके सब्सक्राइब करने से कुछ जाता होता तो है नहीं, इतना तो मैं भी जानता हूं। मैंने भी कितने लोगों को सब्सक्राइब किया है जब लोग मुझे कहते हैं कि सर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए या अपने बच्चों से करवा दीजिए, तो कुछ मिलता तो नहीं है या कोई पैसा तो नहीं लगता है, लेकिन एक मनोबल हमें जरूर मिलता है कि चलिए इतने सब्सक्राइबर से लोग वीडियो देख रहे हैं और मुझे एक प्रेरणा मिलती है जिससे कि हम वीडियो बनाते हैं, इससे आपको लाभ मिलता है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।